नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट न्यूज रूम से। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। बड़ी खबर के साथ हम बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में अब एनसीबी ने जो जांच आगे बढ़ाई है उसमें बड़ी खबर इस वक्त की यह है कि एक ड्रग पेडलर ने एनसीबी की पूछताछ में शौविक चक्रवर्ती का नाम लिया है और दूसरी तरफ गौरव आर्या, वही व्यक्ति जिससे कथित तौर पर बातचीत हुई मार्च 2017 में रिया चक्रवर्ती की ड्रग्स को लेकर, वो भी मामला आगे बढ़ रहा है। आपको सीधे लिए चलते हैं, हमारे दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अरविंद ओझा इस वक्त जुड़ रहे हैं हमारे साथ इसी खबर पर। अरविंद, ड्रग पेडलर ने शौविक का नाम लिया है, क्या कुछ जानकारी हासिल हुई है इस बारे में? जी देखिए, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने केस दर्ज किया था अंजना, और उसके बाद से ही दिल्ली से मुंबई टीम आई हुई थी। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने आज मुंबई में एक जगह पर रेड की, एक ड्रग पेडलर को हिरासत में लिया और इस वक्त मैं मुंबई के एनसीबी दफ्तर में मौजूद हूं, आपको दिखा दूं, और यहीं पर पूछताछ चली है ड्रग्स पेडलर से। आज तक को एनसीबी के सीनियर ऑफिशियल ने जो एक्सक्लूसिव जानकारी दी है उसके मुताबिक जो ड्रग पेडलर है उसने पूछताछ में रिया चक्रवर्ती के भाई शौविक से अपने रिश्तों की बात की है और नाम का खुलासा किया है। तो ऐसे में जो शौविक चक्रवर्ती है उसकी मुश्किलें अब बढ़ सकती है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो पूछताछ के लिए शौविक चक्रवर्ती को बुला सकती है। मैं आपको बताना चाहता हूं अंजना कि दरअसल जब इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को चैट दिया था वो मीडिया में आ गया था, जिसके बाद तमाम जो ड्रग पेडलर थे मुंबई में वो अलर्ट हो गए थे। ऐसे में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के सीनियर ऑफिशियल ने हमें बताया कि अगर इस चैट के आधार पर हम किसी को सम्मन करते हैं तो वो सीधा सीधा मुकरेगा, नंबर 1। नंबर 2, उसके खिलाफ कोई एविडेंस नहीं होगा और मेडिकल की जांच कराई जाएगी तो उसमें भी कुछ नहीं आएगा। ऐसे में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने दूसरी लाइन चूज की, ड्रग पेडलर को पर शिकंजा कसने की तैयारी की जो इस पूरे सर्किल में ड्रग्स सप्लाई करता था। और इसी के तहत नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने 3 दिन तक ऑपरेशन चलाया, जिसके बाद मुंबई से एक ड्रग पेडलर को हिरासत में लिया गया। पूछताछ में उसने शौविक से अपने रिश्तों की बात की है। अब शौविक के साथ क्या वो ड्रग्स बेचता था या शौविक इससे ड्रग्स लेता था, इस बारे में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम अभी यहां पर इस नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के मुंबई के दफ्तर में पूछताछ कर रही है। इसके अलावा ये जो ड्रग पेडलर है ये कई बॉलीवुड सेलिब्रिटीज को भी मैं आपको बताऊं जो ड्रग्स है वो मुहैया कराता था। तो ये बड़ी लीड नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को मिली है। अब नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के पास न सिर्फ व्हाट्सएप चैट है जिसमें ड्रग्स की बात हो रही है, जबकि दूसरी तरफ वो ड्रग पेडलर भी है जो इन तमाम लोगों को ड्रग्स मुहैया कराता था। तो ऐसे में अब जाहिर सी बात है आने वाले कुछ दिनों में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम वो खबर आप दे रहे हैं, बड़ी खबर आप दे रहे हैं। अरविंद ओझा मैं लौट रही हूँ आपके पास, सीधे लिए चलते हैं। दिवेश भी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दिवेश, दूसरी तरफ मार्च 2017 में जिस गौरव आर्या से बात हुई थी, जो गोवा में था, उसको ईडी ने नोटिस देकर बुलाया था। यहाँ पर उससे दिन भर पूछताछ हुई है, क्या कुछ निकला है, जल्दी से बताइए दिवेश। जी अंजना, बिल्कुल गौरव आर्या से करीब 9 घंटे पूछताछ हुई है। अभी कुछ मिनटों पहले ही गौरव आर्या ईडी के दफ्तर से निकल गए हैं और अपने होटल पर जा रहे हैं। उनसे पूछताछ इसी बारे में की गई क्योंकि ईडी के अफसर इस बात से सेटिस्फाइड नहीं थे। वो अपने सवालों को डॉज करने की कोशिश कर रहे थे। कल भी जब उनसे पूछताछ हुई थी और साफ साफ मुकर रहे थे कि उन्होंने किसी भी तरीके के ड्रग्स पेडल किए हैं या सप्लाई किए हैं। उन्होंने ये एग्री जरूर किया कि 2017 में वो रिया चक्रवर्ती को एक होटल में गोवा में मिले थे, जिसके बाद नंबर एक्सचेंज हुआ और रिया ही थी जिन्होंने उनसे नारकोटिक ड्रग्स के बारे में बातचीत शुरू की। पर उनका ये कहना था कि उन्होंने इस बातचीत को आगे नहीं बढ़ाया। आज उनके वकील मनु शर्मा का भी यही कहना था कि जितने भी एलिगेशंस हैं गौरव आर्या पर वो सारे बेसलेस हैं और वो बहुत ही जल्द एक स्टेटमेंट इशू करेंगे। पर गौरव आर्या से आज फिर से पूछताछ की गई और खासकर उनका फोन आज स्कैन किया गया है। दिवेश, मैं लौटूंगी आपके पास। तीसरी बड़ी खबर, सीबीआई अब सुसाइड एंगल पर ही जांच करेगी क्योंकि हत्या का कोई सबूत अभी तक सीबीआई को नहीं मिला है। सुसाइड के लिए उकसाने के मामले पर आगे जांच चलेगी। शम्स ताहिर खान इस पर जानकारी देंगे। शम्स, बताइए। जी अंजना, मैं बताऊं, जैसा कि आपको बताया, लगभग 20 अगस्त को यहाँ पे सीबीआई की टीम पहुंची थी। 13 दिन हो चुके हैं। 13 दिन में तमाम जो इसमें चश्मदीद उनसे पूछताछ हुई, आरोपियों से पूछताछ हुई, सीन को रिक्रिएट कराया गया, फॉरेंसिक एविडेंस देखे गए। इन सारी चीजों को देखने के बाद सीबीआई की कम से कम पहले 13 दिन की जांच का जो नतीजा और निष्कर्ष है वो ये उनका कहना है, जो हमारे सीबीआई के सोर्सेज हैं, कि इसमें कत्ल या मर्डर के अब तक कोई सबूत नहीं मिले।
इसका मतलब ये है कि वो सुसाइड और अबेटमेंट ऑफ सुसाइड के एंगल से इस मामले की जांच कर रहे हैं। तीसरा मतलब ये है कि 13 दिन में नहीं मिले हैं, लेकिन जांच ओपन है, जांच जारी है, अभी क्लोजिंग रिपोर्ट नहीं आई है। आने वाले दिनों में अगर कुछ ऐसे लीड मिलते हैं, ऐसे कुछ क्लू मिलते हैं, तो उस दिशा में भी जांच होगी। लेकिन फिलहाल 13 दिनों का अगर मैं आपको बताऊं, जो उनकी पूरी जांच है, उसमें ऐसी एक भी चीज नहीं मिली है जो सीबीआई को इस तरफ ले जाए कि सुशांत की मौत का मामला कत्ल से जुड़ा है। और इसीलिए सीबीआई जो लगातार पूछताछ कर रही है, वो ये देख रही है कि अगर ये कत्ल नहीं है तो जो मौत है उसके लिए जिम्मेदार कौन है, खुदकुशी के लिए अगर है तो जिम्मेदार कौन है, क्या रिया चक्रवर्ती इसके लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार है। अब यहाँ पर सीबीआई को ये चीज इस्टेब्लिश करनी पड़ेगी, उन्हें कड़ियां जोड़नी पड़ेगी, लिंक जोड़ना पड़ेगा। और इसीलिए न सिर्फ रिया चक्रवर्ती बल्कि उनके माँ बाप, भाई, क्योंकि ये चारों नामजद हैं उस FIR में। तो यहाँ से अब सीबीआई की ये पूरी जांच चलती है, शुरू हो रही है। लेकिन जो बड़ी खबर है वो ये है कि 13 दिन की अब तक की पूरी जांच में सीबीआई को ऐसा एक भी क्लू, सबूत, प्रूफ नहीं मिला है जो उन्हें ये इशारा करे कि मामला कत्ल का है, बल्कि सीबीआई की जांच इस वक्त सुसाइड और अबेटमेंट ऑफ सुसाइड के लाइन पर आगे बढ़ रही है। बिल्कुल, बने रहिए आप सभी हमारे साथ, चर्चा जारी रखेंगे आप तीनों से ही क्या कुछ अपडेट्स आ रहे हैं। लेकिन ये बताते हुए आपको कि लगातार 35 घंटे 4 दिन की पूछताछ में रिया चक्रवर्ती से सीबीआई ने कई सवाल दागे। लेकिन इसके बाद आज सीबीआई ने रिया के माता पिता को पूछताछ के लिए बताया जा रहा है कि न सिर्फ सुशांत और रिया के रिश्तों पर बल्कि जो फाइनेंशियल एंगल है उस पर भी पूछताछ हुई है। क्राइम सीन रिकंस्ट्रक्शन का नतीजा कत्ल या खुदकुशी। फॉरेंसिक सबूतों की छानबीन का नतीजा कत्ल या मौका वारदात से मिले सबूतों का नतीजा कत्ल या खुद। गवाहों और आरोपियों से लंबी पूछताछ का नतीजा कत्ल या सीबीआई की 13 दिनों की तफ्तीश का नतीजा कत्ल या खुद। सुशांत की रहस्यमयी मौत के मामले में बेशक सीबीआई ने अपनी जांच में सारे एंगल खोल कर रखे हैं, लेकिन अब तक की तफ्तीश कम से कम कत्ल की तरफ इशारा नहीं कर रही। यानी अब तक की तफ्तीश में सीबीआई को ऐसा कोई भी सुराग नहीं मिला जिससे उसे शक हो कि किसी ने साजिशन सुशांत सिंह राजपूत की हत्या कर दी और उनकी लाश को फंदे से टांगकर उसे खुदकुशी का रंग देने की। सीबीआई की जांच टीम से जुड़े 3 अलग अलग अफसरों ने आज तक से अनौपचारिक बातचीत करते हुए इस खबर पर मुहर लगाई। हालांकि ये जरूर कहा कि फिलहाल सीबीआई ने मामले की जांच में सारे ऑप्शंस खोल रखे हैं और इस मामले को लेकर किसी आखिरी नतीजे पर नहीं पहुंची है। लेकिन ये भी सच है कि अब जबकि छानबीन में सुशांत की मौत कत्ल नहीं लग रही है और ऐसे में सीबीआई ने भी अपनी तफ्तीश एबेटमेंट टू सुसाइड यानी खुदकुशी के लिए मजबूर करने या उकसाने के एंगल पर ही केंद्रित कर दी है और अब ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि रिया और उसके घर के लोग सुशांत की मौत के लिए कितने जिम्मेदार हैं या फिर जिम्मेदार हैं भी। सुप्रीम कोर्ट ने 19 अगस्त को इस मामले की जांच की कमान सीबीआई के हवाले सौंपी थी। मामला हाथ में लेते ही सीबीआई ने बड़ी तेजी से छानबीन की शुरुआत की। उसने सुशांत की मौत के वक्त उनके घर में मौजूद नीरज सिंह और सिद्धार्थ पिठानी जैसे लोगों से पूछताछ के साथ ही अपनी तफ्तीश आगे बढ़ाई। मुंबई पहुंचने के फौरन बाद क्राइम सीन का रिकंस्ट्रक्शन किया। असल में इस मामले में क्राइम सीन को लेकर भी बेशुमार सवाल थे। अनगिनत लोगों ने कहा कि सुशांत की लाश जिन हालत में पंखे से लटकी हुई मिली, उन हालत में कोई खुदकुशी कर ही नहीं सकता। कुछ लोगों ने सुशांत के गले में पड़े निशान, लाश की हालत और तस्वीरों को देखकर भी ये शक जता दिया कि हो न हो ये मामला कत्ल का है। लेकिन जब सीबीआई ने क्राइम सीन का रिकंस्ट्रक्शन किया तो तकरीबन सारी बातें साफ हो गईं। सीबीआई ने सुशांत की लंबाई और वजन वाले एक डमी के साथ ये परख कर देखा कि सुशांत अपने बेड पर खड़े होकर पंखे से फंदा लगाकर उससे झूल सकते हैं या नहीं, और सीबीआई को इस सवाल का जवाब हाँ में मिला। ठीक इसी तरह सीबीआई ने मौका वारदात का मुआयना कर भी ये पाया कि उनके मकान में मौत से पहले या बाद में किसी बाहरी के आने जाने का कोई सबूत नहीं मिला। जबकि इस मामले के 4 अहम गवाह यानी सिद्धार्थ पिठानी, नीरज सिंह, दीपेश सावंत और केशव बचनेर से पूछताछ में भी ऐसी कोई जानकारी सामने नहीं आई जिससे कत्ल का शक हो। सुशांत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से लेकर विसरा रिपोर्ट की जांच करने के साथ साथ सीबीआई ने पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों तक से बात की, लेकिन उन्हें कोई साजिश नजर नहीं आई। हालांकि डॉक्टर सुधीर गुप्ता की अगुवाई में एम्स के फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स की जो टीम सुशांत के पोस्टमार्टम रिपोर्ट और विसरा रिपोर्ट का अध्ययन कर रही है,
उसने अपनी फाइनल रिपोर्ट फिलहाल जांच कर रही सीबीआई टीम को नहीं सौंपी है। ऐसे में सीबीआई भी इस मामले पर किसी आखिरी नतीजे पर पहुंचने से पहले फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट देख लेना चाहती है। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक उन्होंने जांच की शुरुआत हर एंगल से की। इसमें कत्ल भी शामिल था और खुदकुशी भी। लेकिन करीब 12 दिन की जांच के बाद सीबीआई को इस मामले में कत्ल का अब तक कोई सुराग नहीं मिला है। यानी सीबीआई मामला खुदकुशी के हिसाब से ही जांच कर रही है। हालांकि सीबीआई सूत्रों का यह भी कहना है कि अगर किसी भी वक्त जांच के किसी भी मोड़ पर कोई ऐसे सबूत या कोई ऐसे गवाह उनके सामने आते हैं तो फिर जांच हर पहलू से हो सकती है। लेकिन फिलहाल का सच यह है कि 12 दिन की लंबी जांच और तफ्तीश के बाद सीबीआई के हाथ ऐसा एक भी सबूत नहीं लगा है जिससे ये लगता हो कि सुशांत का कत्ल हुआ। हालांकि इस मामले पर सुशांत के घर वालों ने उनकी गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती और उसके घर वालों पर अपने बेटे को खुदकुशी के लिए मजबूर करने का इल्जाम लगा रखा है। हालांकि बाद में उन्होंने रिया पर कत्ल का इल्जाम भी लगाया था। रिया मेरे बेटे सुशांत को लंबे समय से जहर पिलाया करती थी। वो इसकी हत्यारी है। जांच एजेंसी को चाहिए कि रिया को और उसके सहयोगी को अविलंब गिरफ्तार करें और उसे सजा दिलाएं। ऐसे में सीबीआई भी फिलहाल रिया के खिलाफ जिन एंगल से मामले की तफ्तीश कर रही है उनमें खुदकुशी के लिए मजबूर करने, सुशांत को ड्रग्स दिए जाने, सुशांत के पैसों पर कब्जे की कोशिश करने आदि शामिल है। सीबीआई ये भी परख रही है कि आखिर सुशांत की मौत में रिया का रोल कितना ज्यादा है। क्या वाकई रिया के रवैये और व्यवहार के कारण ही उन्होंने जान दी या फिर उनके खुदकुशी करने की वजह कोई और नहीं। जाहिर है मामला न सिर्फ हाई प्रोफाइल है बल्कि करोड़ों लोगों की भावनाओं से भी जुड़ा है। ऐसे में सीबीआई भी किसी आखिरी नतीजे पर पहुंचने में फिलहाल कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहती। मुनीश पांडे के साथ शम्स ताहिर खान, मुंबई, आज तक। तो इस रिपोर्ट के जरिए आपने देखा कि सीबीआई अब आत्महत्या की ही जांच आगे बढ़ाने वाली है। लेकिन इस बीच हमने इस रिपोर्ट में आपको बहुत कुछ दिखाया। आज बताते हैं कि जांच कैसे आगे बढ़ी है। सीबीआई ने 35 घंटे 4 दिन में पूछताछ की थी रिया चक्रवर्ती से। आज माता पिता से बातचीत की और न सिर्फ सुशांत और रिया के रिश्तों पर जानकारी है कि फाइनेंशियल एंगल पर भी सवाल दागे गए। रिया से लगातार 4 दिन पूछताछ। अब रिया के माता पिता से पूछताछ। सुशांत सिंह राजपूत की रहस्यमय मौत के मामले में सीबीआई ने रिया चक्रवर्ती से 4 किस्तों में करीब 35 घंटे पूछताछ की। सीबीआई को रिया से जो जानकारियां मिली उसके आधार पर उसने रिया चक्रवर्ती के पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती और रिया की मां संध्या चक्रवर्ती को पूछताछ के लिए तलब कर लिया। इंद्रजीत चक्रवर्ती और संध्या चक्रवर्ती सुबह करीब 11 बजे डीआरडीओ गेस्ट हाउस पहुंच गए, जहां सीबीआई ने उनके सामने सवालों की फहरिस्त रख दी। रिया चक्रवर्ती के माता पिता को बुलाया गया। सीबीआई के इसी दफ्तर में फिलहाल रिया चक्रवर्ती के माता पिता और भाई हैं। शौविक चक्रवर्ती जो उसके भाई हैं, उनसे पूछताछ पिछले 4-5 दिनों से ज्यादा से हो रही है, लेकिन इस वक्त माता पिता साथ में आए। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई ने इंद्रजीत चक्रवर्ती और संध्या चक्रवर्ती से जो सवाल दागे उनमें से सबसे अहम सवाल ये थे। पहला सवाल, आपको कब पता चला कि सुशांत और रिया रिलेशनशिप में हैं? क्या आपको पता था कि रिया सुशांत के साथ रह रही हैं? क्या रिया और शौविक ने कभी आपको सुशांत और रिया की लड़ाई के बारे में बताया? आप लोग सुशांत से कितनी बार मिले? फोन पर आपकी सुशांत से कितनी बात होती थी? क्या रिया ने आपको कभी सुशांत की मेंटल हेल्थ के बारे में बताया? क्या रिया या सुशांत ने कभी ये कहा कि वो रिलेशन में नहीं रहना चाहते? क्या सुशांत और आपके बीच कभी पैसे का लेन देन हुआ? क्या आपने कभी सुशांत और रिया से सुशांत के पैसों को लेकर बातचीत की? जब सुशांत रिया और शौविक पर पैसे खर्च करता था तो आपने कभी कोई ऑब्जेक्शन उठाया? क्या आपको सुशांत, शौविक और रिया के ड्रग्स लेने को लेकर कोई जानकारी थी? रिया और सुशांत के रिश्तों से लेकर तो उनके बीच कब कब झगड़ा हुआ, ये सारे सवाल रिया के माता पिता से सीबीआई ने किए। सीबीआई ने यह भी जानने की कोशिश की कि रिया, शौविक और सुशांत ने जो कंपनी शुरू की थी उस कंपनी का एड्रेस, उनके घर का एड्रेस क्यों था? क्या सुशांत के पैसों पर उनकी नज़र थी? लेकिन सबसे मुश्किल सवाल इंद्रजीत और संध्या चक्रवर्ती के लिए सीबीआई का वो सवाल था जिसमें उन्होंने पूछा कि क्या उन्हें पता है कि उनकी बेटी ड्रग्स लेती है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के केस में आरोपी नंबर 1 रिया चक्रवर्ती है, लेकिन सीबीआई जानना चाहती थी
कि सुशांत की जिंदगी में रिया के साथ साथ उसके परिवार का कितना दखल था। क्या रिया और उसका परिवार सुशांत पर हावी हो चुका था? सीबीआई के पास सुशांत और रिया के परिवार से जुड़े दो अहम सबूत हैं। पहला सबूत तो सुशांत की वो डायरी है जिसमें उन्होंने रिया के माता पिता की दिल खोलकर तारीफ की है। दूसरा सबूत है सुशांत और रिया के परिवार का वो ऑडियो जो सुशांत के घर 11 जनवरी को रिकॉर्ड हुआ था। उस दिन सुशांत के घर रिया और उसके पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती भी मौजूद थे। इस मीटिंग में सुशांत की फाइनेंशियल प्लानिंग पर वो अपनी सलाह भी दे रहे थे। If we have say 10 rupees that has to go in this trust, and suppose you want to make an FD or a mutual fund of it, that still the trustees can. The trustees will decide what is best. Will decide what is best to be done. Which has a better return rate and which less risky. And you So can define all that. It can be a simple or a huge document, as critical as complicated. But see, this is the worst case scenario. Yeah. I personally feel I that also at this- personally feel like we can come to this conclusion after a month. Yeah. रिया की मां संध्या चक्रवर्ती भी इस केस में अहम कड़ी साबित हो सकती हैं, क्योंकि हो सकता है कि रिया ने अपनी मां को सुशांत से जुड़े कुछ राज बताए हों। इस परिवार की तीसरी कड़ी है रिया का भाई शौविक, जिससे सीबीआई ने 5 दिन तक पूछताछ की है। शोविक और सुशांत के बीच में भी काफी प्रेम था। कभी कभी हम लोग जोक करते थे कि शोविक ही मेरी सौतन है। मुझे क्या पता था इतनी सारी अब आके खड़ी हो जाएंगी, उस वक्त पता नहीं कहाँ थे। तो शोविक, सुशांत और मेरी साथ में एक कंपनी फॉर्म हुई थी राइट बिफोर द ट्रिप, जिस कंपनी का नाम था रियलिटिक्स, RHEALITYX। तो इससे क्वाइट ऑब्वियस ही होगा कि सुशांत शायद मुझे थोड़ा लाइक ही करता होगा कि उसने अपनी ड्रीम प्रोजेक्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कंपनी को मेरे नाम के साथ जोड़ा होगा। सीबीआई सुशांत केस की बारीकी से पड़ताल कर रही है। आज सीबीआई ने रिया के माता पिता के अलावा सुशांत की पूर्व मैनेजर श्रुति मोदी, जया साहा, सुशांत के दोस्त सिद्धार्थ पिठानी, स्टाफ नीरज और केशव को भी पूछताछ के लिए तलब किया। विद्या, मुस्तफा शेख और मुनीश पांडे के साथ शम्स ताहिर खान, मुंबई आज तक। इन तमाम जांच के आगे बढ़ने के साथ आपको पता है वो लीड कौन सी है जिसके जरिए ये पूरा मामला आगे बढ़ रहा है? वो है सुशांत की मौत से ड्रग्स कनेक्शन। तीनों ही एजेंसियां सीबीआई, ईडी, एनसीबी इस मामले को आगे ले जा रही हैं। और अभी अभी हमारे सहयोगी ने जानकारी भी दी थी अरविंद ओझा ने कि कैसे एनसीबी इसकी जांच करते करते एक ड्रग पेडलर तक पहुंची जिसने शौविक का नाम लिया है। ये रिपोर्ट देखिए। सुशांत केस में ड्रग के एंगल से काई अब छटने लगी है। देश की 3 बड़ी जांच एजेंसियां सीबीआई, ईडी और नारकोटिक्स ब्यूरो सुशांत केस को खंगाल रहे हैं। तीनों जांच एजेंसियों के शक की सुई सुशांत केस के ड्रग एंगल की तरफ जा रही है। नारकोटिक्स ब्यूरो मुंबई के बड़े ड्रग डीलर फारूक शेख उर्फ फारूक बटाटा, उसके बेटे सैफ और शादाब बकुल चंदेरिया पर शिकंजा कस रहा है। नारकोटिक्स ब्यूरो के रेडार पर ड्रग माफिया सुवेद लोहिया भी है। इसकी कार में बैठकर रिया चक्रवर्ती पहली बार ईडी के दफ्तर में पूछताछ के लिए पहुंची थी। उधर ईडी ने सुशांत केस के ड्रग एंगल खंगालने के लिए गोवा के होटल व्यवसायी गौरव आर्या को एक बार फिर से तलब कर लिया। सूत्रों के मुताबिक गौरव आर्या ईडी के साथ पूछताछ में आनाकानी कर रहा है। ईडी ने उस पर ड्रग कनेक्शन को लेकर सवालों की बमबारी कर दी, लेकिन ड्रग कनेक्शन पर पूछे गए हर सवाल के जवाब से वो मुकर रहा है। गौरव ने कहा कि उसने कभी भी रिया या किसी को भी ड्रग नहीं दी। इससे पहले गौरव आर्या से ईडी ने सोमवार को 9 घंटे तक पूछताछ की थी। गौरव आर्या आज एक कैमरा पर्सन को अपने साथ लेकर गया था ताकि ईडी की पूरी पूछताछ उस कैमरे में रिकॉर्ड हो सके, लेकिन ईडी दफ्तर में सुरक्षा कर्मियों ने इसकी इजाजत नहीं दी। सुशांत की मौत के मामले में ड्रग्स कनेक्शन की जांच करने दिल्ली से मुंबई पहुंची नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम को तहकीकात में पता चला कि मुंबई में कई बड़े माफिया सक्रिय हैं जो बॉलीवुड में ड्रग्स सप्लाई करते हैं, जिसके बाद तहकीकात के बाद नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया। ईडी अब रिया चक्रवर्ती और गौरव आर्या को आमने सामने बिठाकर पूछताछ करने की तैयारी में है, क्योंकि रिया और गौरव दोनों ये मान चुके हैं कि वो एक दूसरे को जानते हैं।
मैं स्विफ्ट किया था लास्ट 2017 में मेरा कॉन्टैक्ट था, तो मेरा इस केस से कोई लेना देना नहीं है जी। फिर भी मैं अभी मेट्रोपॉलिटन अथॉरिटी ने बुलाया है, तो मैं उसको अप्लाई कर रहा हूँ। That's it. That's it. एनसीबी का भी नोटिस मिला आपको? सप्लाइड एनी काइंड ऑफ ड्रग्स टू रिया चक्रवर्ती? I have not done anything of the sort. I have no contact there since 2017. Please let me किसी तरह का and cooperate. किसी तरह का Come on, you know me. Why are you doing this? सर, सुशांत राजपूत से आप मिले थे? नहीं, मैं कभी नहीं मिला था उनसे। When is the last time you met Riya Chakraborty? 2017. You have not given any kind of drugs to her? So you deny this I conversation deny. with Gaurav Arya? Yes. You don't know him? No, I do know him, but I deny the contents of this conversation and I will like to reserve the rest of this for the investigation. हम आपको बता दें कि ईडी ने रिया के फोन को क्लोन करके डिलीट किए गए व्हाट्सएप मैसेज रिट्रीव कर लिए, जिसमें रिया चक्रवर्ती और गौरव आर्या की चैट मिली। अगर हम हार्ड ड्रग्स के बारे में बात करें तो मैं बता दूं कि मैं ज्यादा नहीं ले रही। मैंने एक MDMA लिया है। क्या तुम्हारे पास MD है? What do you want to say for your client, sir? सर कुछ तो बताइए सर, क्या सर उन पर जो आरोप लग रहे हैं सर, उस पर क्या कहना आपके क्लाइंट है? They are all false. They are false. सर लेकिन क्या जो चार्ट्स आए थे सर, जो चार्ट्स आए थे सर, any comments regarding सर आपके जो चार्ट्स आए थे? ईडी ने सोमवार को गौरव आर्या के साथ रेस्टोरेंट व्यवसायी कुणाल जानी से भी 6 घंटे तक पूछताछ की थी। कुणाल जानी भी उस व्हाट्सएप ग्रुप का सदस्य था जिसमें रिया चक्रवर्ती भी शामिल थी। इस चैट में दोनों हशीश और डूबीज के बारे में बात कर रहे थे। रिया चक्रवर्ती इस केस के ड्रग एंगल पर खुद को पाक साफ बताने में लगी है। I have never taken any drugs. So you tried MDMA once? Never. And I'm willing to do a drug test. सीबीआई के सामने भी रिया ने बार-बार दोहराया कि उसने कभी ड्रग्स नहीं ली, जबकि सुशांत पर मैरिजुआना के सेवन का आरोप लगाया। सीबीआई ने जब रिया से उसके ड्रग को लेकर तमाम लोगों से चैट के बारे में पूछा तो उसने कहा कि वो चैट खुद उसके लिए नहीं थी। अब रिया सच बोल रही है या झूठ, इसकी जांच के लिए सीबीआई ने आज रिया के पूर्व मैनेजर श्रुति मोदी और जया साहा से पूछताछ के लिए तलब कर लिया। रिया चक्रवर्ती और जया साहा के बीच व्हाट्सएप पर ड्रग को लेकर बातचीत हुई थी, जिसका रिकॉर्ड सीबीआई के पास मौजूद है। कॉफी, चाय या पानी में सिर्फ 4 बूंदे डालो और उसे पीने दो। किक लगने के लिए 30 से 40 मिनट देना होगा। सीबीआई, ईडी और नारकोटिक्स ब्यूरो सुशांत की मौत के रहस्य की पहेली सुलझाने में लगे हुए हैं और इस रहस्य में सबसे बड़ा सिरा नशे के मायालोक तक जा रहा है। दिव्येश सिंह और मुनीश पांडे के साथ अरविंद ओझा, मुंबई आज तक। सैलाब की सर्जिकल स्ट्राइक हम इसे इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आधे हिंदुस्तान में इस वक्त सैलाब का कहर कुछ इस तरह से है कि जीना मुहाल हो चुका है। हम आपको 8 तस्वीरें दिखा रहे हैं। सच ये है, जी हां, तमाम खबरों के बीच लोगों की नजर इस खबर पर नहीं जा रही है, लेकिन सच ये है कि आधा देश डूब रहा है। आज हम आपको देश के उन राज्यों का हाल दिखाएंगे जहां सैलाब ने जिंदगी पर ऐसा धावा बोला है कि सब कुछ तहस नहस हो गया है। आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर सैलाब की तबाही की 8 तस्वीरें देख रहे हैं। तस्वीरों को देखकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। गांव के गांव टापू बन चुके हैं। बीमारों के लिए कोई सुविधा नहीं है। पुल बह गए हैं। शहरों में सैलाब ही सैलाब है। बाढ़ के प्रहार से मकान ताश के पत्तों की तरह ढह रहे हैं। मध्य प्रदेश से लेकर गुजरात तक, महाराष्ट्र से लेकर राजस्थान और ओडिशा तक जल तांडव मचा हुआ है। आइए आपको सबसे पहले लिए चलते हैं मध्य प्रदेश, जहां पर हालात वाकई बहुत खराब हो चुके हैं। कई जगहों पर पानी ही पानी है। मकानें डूब रहे हैं, कारें डूब रही हैं। लोगों के लिए रोजमर्रा की जिंदगी को आगे ले जाना मुश्किल हो रहा है। मध्य प्रदेश में तबाही और बर्बादी का सबब बना हुआ है। मध्य प्रदेश के दर्जन भर जिलों में इस वक्त बाढ़ तांडव मचा रही है। मंदिर डूबे हैं, कारें डूबी हैं। बाढ़ के बीच रेस्क्यू ऑपरेशन कर लोगों को बचाया जा रहा है। कई इलाके टापू में तब्दील हो गए हैं। सैलाब ने पुलों को भी ध्वस्त कर। खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह बाढ़ग्रस्त इलाकों का जायजा ले रहे हैं। आज हम आपको बाढ़ में डूबते हुए और जूझते हुए मध्य प्रदेश की एक एक तस्वीर दिखाएंगे और बताएंगे कि मध्य प्रदेश की जनता कैसे सैलाब का सामना कर रही है। बाढ़ के बीच जिंदगी की सबसे बड़ी जंग चल रही है। खबर भी दिखाना जरूरी है क्योंकि यहाँ लोगों की जिंदगी और मौत का सवाल है। ये है मध्य प्रदेश के रायसेन की तस्वीरें। यहाँ का सीताराम मंदिर पूरी तरह बाढ़ में डूब चुका है।
मंदिर परिसर में 40 फीट पानी चढ़ा हुआ है। नर्मदा में आई बाढ़ ने 2 मंजिला मंदिर को डुबो दिया है। अब इस तस्वीर को देखिए। बाढ़ के बीच कुछ युवा मौत की छलांग लगा रहे हैं, क्योंकि 40 फीट पानी की गहराई में इन लड़कों पर कभी भी मौत झपट सकती है। ये जैसे ही मेरे संज्ञान में आया तो मैं वहाँ पे तत्काल टीआई साहब से फ़ोन किया। मैं खुद भी वहाँ पर गया था, तो लोगों ने मुझे बताया कि ये स्थानीय लोग हैं जो इस तरह से नहाते हैं, ट्यूब का यूज़ करते हैं। टीआई साहब ने तत्काल फोर्स भेज के सभी को वहाँ से निकाला। पूरे इलाके को नर्मदा नदी ने अपनी आगोश में ले लिया है। पानी रिहायशी इलाकों में घुस चुका है। ये देखिए, एक कार भी बाढ़ में डूबी हुई है। पूरे शहर में रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए एनडीआरएफ की नावें दौड़ रही हैं। रायसेन की तेंदोनी नदी में एक बड़ा हादसा हुआ। पुल पर 10 फीट गहरा पानी था और कार वाले ने सैलाब के बीच जाने की गलती कर दी। फिर क्या था, ऑल्टो कार पूरी तरह सैलाब में समा गई और जब रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया तो कार में सवार शख्स की लाश मिली। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में भी बाढ़ से हालात बदतर हैं। आप देख सकते हैं कि एक गर्भवती महिला को लोग चारपाई पर बिठाकर सैलाब के बीच से निकल रहे हैं। बाढ़ ने ऐसा धावा बोला है कि सिस्टम की पोल खुल गई। यहाँ कोई मदद नहीं पहुँच रही। जब एक महिला को प्रसव पीड़ा हुई तो उसे चारपाई पर लिटाकर लोगों ने बाढ़ से निकाला और अस्पताल तक पहुँचाया। मध्य प्रदेश के सिवनी में तो सैलाब ने पुल पर ऐसा प्रहार किया कि पूरा पुल बाढ़ में बह गया। 3.25 करोड़ की लागत से बना ये 150 मीटर लंबा पुल अब ध्वस्त हो चुका है। भीमगढ़ बांध से पानी छोड़ा गया तो सैलाब पुल को ही बहा ले गया। अनसर्टेन जो पानी गिरा सर पिछले 3 दिनों से, और इसके अलावा भीमगढ़ का जो गेट खुले सर, उसके वजह से जो है अपना ब्रिज क्षतिग्रस्त हुआ सर। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बाढ़ग्रस्त इलाकों का जायजा ले रहे हैं। ये तस्वीरें सीहोर की हैं। यहाँ शिवराज सिंह चौहान ने बोट से बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा किया। आप देख सकते हैं, गांव के गांव टापू बन गए हैं। आज तक ब्यूरो। और आइए अब आपको दिखाते हैं गुजरात का क्या हाल है। शहर दर शहर यहाँ पर जबरदस्त बाढ़ और बारिश की वजह से जिंदगी मुहाल हो रहा है। भरूच शहर की आपको तस्वीरें दिखाते हैं। दूसरी तरफ चाहे वो वडोदरा हो या जूनागढ़, इन तमाम शहरों में पानी लबालब है। अगस्त में बारिश ने 44 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इस साल मानसून की 27% बारिश अगस्त के महीने में रिकॉर्ड की गई है। अगस्त में देश में सामान्य से 10% अधिक बारिश हुई है। इस बारिश ने किस तरह से तांडव मचाया है, तस्वीरें आपके सामने हैं। बाढ़ ने गुजरात का कबाड़ा कर दिया है। गुजरात के भरूच की हालत देखिए। कॉलोनियों और गलियों में सैलाब ही सैलाब है। पूरे इलाके में नावें चल रही हैं। मकान, दुकान, बाजार सब डूबे हुए हैं। एक तो सैलाब, ऊपर से उसमें बहती गंदगी। भरूच में हालात बहुत बुरे हैं। कोरोना काल में अगर इसी तरह से पानी भरा रहा तो गंभीर बीमारियां भी जन्म ले सकती हैं। ये उस गुजरात का हाल है जिसे विकास का मॉडल माना जाता है। मध्य प्रदेश में हो रही मूसलाधार बारिश के चलते गुजरात में सरदार डैम के दरवाजे खोल दिए गए हैं, जिससे भरूच जिले के 33 गांवों में बाढ़ आ गई है। भरूच शहर के निचले इलाकों जैसे कि फुरचा 4 रास्ता, डांडिया बाजार और भागकोट में नर्मदा नदी के पानी से दुकानें और गोदाम बाढ़ में डूब चुके हैं। ऐसी ही हालत वडोदरा शहर की भी है। यहाँ विश्वामित्र नदी में बाढ़ आई है और गलियों मोहल्लों तक में सैलाब ही सैलाब है। आधे आधे घर पानी में डूबे हैं। बाढ़ आई तो 3 लोग पानी में बह गए। बड़ी मुश्किल से इनका रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया। फिर 2 लोग तो बच गए, लेकिन एक शख्स को बाढ़ बहा ले गई। गुजरात के जूनागढ़ में भी सैलाब जी का जंजाल बन गया है। लोग पानी में फंसे हैं। पूरा इलाका बाढ़ की गिरफ्त में है। जूनागढ़ जिले के 75 गांव बाढ़ में डूबे हैं और अभी तक 70 लोगों का रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया है। सुरेंद्रनगर में तो सैलाब एक कार को ही बहा ले गया। ये तो गनीमत थी कि गांव वालों ने कार को डूबते हुए देख लिया और कार में सवार लोगों की जान बचाई गई, लेकिन कार को सैलाब बहा ले गया।
आज तक ब्यूरो। और अब बात महाराष्ट्र की करते हैं। आपने मध्य प्रदेश और उसके बाद से गुजरात की हालत देख ली है। महाराष्ट्र में जो इलाके सबसे ज्यादा प्रभावित हैं उनमें विदर्भ इलाका है। यहाँ पर आप अलग अलग इलाके पूरी तरह से डूबे हुए हैं। चंद्रपुर पूरा डूबा हुआ है। भंडारा में बाढ़ के चलते मकान ताश के पत्तों की तरह। गढ़चिरौली में क्या हाल है, देखिए इस रिपोर्ट में। महाराष्ट्र में भी इस वक्त बाढ़ ने भयंकर तबाही मचाई हुई है। चंद्रपुर में बाढ़ से हालात विकट हैं। पूरा चंद्रपुर टापू बन चुका है। बाढ़ की त्रासदी ये कि एनडीआरएफ की टीमें लोगों की जान बचाने में जुटी हुई हैं। जैसे ही एक बोट जाती है, लोगों की भीड़ अपनी बारी का इंतजार करती है। इलाके में रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए हेलीकॉप्टर भी उतार दिए गए हैं। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में गोसी खुर्द बांध से छोड़ा गया पानी तांडव मचा रहा है, जिसकी वजह से 9 गांव टापू बन गए। लोगों ने छतों पर शरण। भंडारा में सैलाब आया तो मकान ताश के पत्तों की तरह बिखर गए। ये देखिए कैसे खपरेल से बना ये घर देखते ही देखते ढह गया। हम आपको बता दें कि भंडारा जिले के 30 गांव टापू बन चुके हैं। मूसलाधार बारिश में दर्जनों घर जमींदोज हो चुके हैं। महाराष्ट्र में विदर्भ का पूरा इलाका इस वक्त भयंकर बाढ़ की त्रासदी झेल रहा है। गढ़चिरौली की वैनगंगा नदी में बाढ़ आने से 23 मजदूर फंस गए, जिन्हें बड़ी मुश्किल से बचाया गया। आज तक ब्यूरो। महाराष्ट्र की इस रिपोर्ट के बाद आइए आपको लिए चलते हैं अब राजस्थान और ओडिशा। सोचिए आप, मतलब ये पूरे उत्तर भारत में कई राज्य बहुत ज्यादा प्रभावित हैं। मध्य प्रदेश तो आपने देख ही लिया, आपने गुजरात देखा, यहाँ राजस्थान हो, ओडिशा हो, जबरदस्त बाढ़ और बारिश का कहर है। इस वक्त तो रेगिस्तान में भी बाढ़ आई हुई है। अब ये देखिए, सैलाब के बीच एक जीप फंसी है और सैलाब फुल स्पीड से बह रहा है। हम आपको बता दें कि 3 लोग इस जीप से आ रहे थे, तभी सैलाब का तेज बहाव आया और जीप को बहा ले गया। किसी तरह से 2 घंटे की मशक्कत के बाद जीप में सवार 3 लोगों की जान तो बचा ली गई, लेकिन जीप बीच मझधार में ही फंसी रह गई। राजस्थान का बारां भी दरिया बन गया है। मध्य प्रदेश में हो रही जोरदार बारिश के चलते पार्वती नदी उफन रही है, जिससे राजस्थान के बारां में बाढ़ आ गई और पूरा इलाका टापू बन गया। ओडिशा के लोग भी इस वक्त बाढ़ से त्रस्त हैं। हालात बेहद खराब हैं। ओडिशा के 20 जिलों में भयंकर बाढ़ आई हुई है। अब ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक ने हवाई सर्वे किया है। आज तक ब्यूरो। रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए, फौरन लौट रहे हैं। आपको दिखाएंगे तस्वीरें पूरे हिंदुस्तान के अलग अलग जगहों की जहां पर सबसे ज्यादा खराब हालात हैं। देखते रहिए स्पेशल रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।